हर कंट्री का मैं मॉन्यूमेंट यहाँ पर लाना चाहता हूँ, अच्छा। आर्किटेक्चर लाना चाहता हूँ। हाँ। क्रिएटिविटी जो चीज है ना, उसके लिए क्रिएटिव फील्ड ही चाहिए। हाँ। और ये कब आता है, जब पैशन हो आपका। बिल्कुल। एक बहुत रिनाउंड आर्किटेक्ट है, तो वाइवा लेने आते थे, एक्सटर्नल आते ऑब्वियसली। तो वाइवा होने के बाद या मिड वाइवा की ऐसी कुछ स्टोरी है कि उन्होंने आपको कार्ड ऑफर कर दिए थे उनका, कि बोले थे कि भाई आप हमारे पास प्रैक्टिस करिए। उन्होंने मुझे वहाँ पर वाइवा के टाइम पर ही विजिटिंग कार्ड दे दिया। हाँ। और बोला कि यू कैन ज्वाइन माई ऑफिस, यू कैन कम एनी टाइम। बड़े बड़े अवार्ड से रिस्पेक्ट दिखाई गई, सम्मानित किया गया। तो उसका जो एक मेन अवार्ड है उसके बारे में आप बोलिए। आर्किटेक्चर का नाम ही एक स्लो प्रोसेस है कि आज मैंने डिज़ाइन किया एक चीज़, तो वो हो सकता है 1-2 साल के बाद वो लाइट देखेंगी। क्या ऐसी चीज़ें आपने डिज़ाइन करी थे जो फ्यूचरिस्टिक है। भुट्टा जो है, कॉर्न जो है, बहुत ऐसा एक वेजिटेबल की कैटेगरी है कि बहुत हार्ड है। अंदर का जो कोर सिस्टम है उसका, वो जल्दी ड्राई होता नहीं, तकरीबन क्लाइमेट वो सस्टेन कर लेता। उसको मैंने बेसिक किया था मॉड्यूल स्किन डिजाइनिंग के लिए, जो बाहर से दिखे। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ अनकट बाय सुफियान। आज जो हमारे गेस्ट है वो एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है हमारे औरंगाबाद सिटी के। बहुत ज़्यादा फेमस इंस्टाग्रामर भी है वो, आपने उनके रील्स देखे होंगे। वो घर गिरा के घर बनाते। तो आज हम जा रहे हैं मिलने मिस्टर फैजू सर से, जो एक बहुत फेमस आर्किटेक्ट है हमारे सिटी के। और मेरे हिसाब से तो एक हिडन जेम है, क्योंकि इनकी लाइफ जर्नी, इनके स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है। लोगों ने सुनना, मालूम करना और इंस्पिरेशन लेना इनसे। तो हम ऑन द वे है, अभी हम जा रहे हैं उनके पास, उनके स्टूडियो पर। चलिए हम चलते हैं और मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और उनके बात करते हैं। तो पहुंच चुके हैं हम हमारी लोकेशन पर, द हिडन जेम के ऑफिस पे, मिस्टर फैजू सर के, आर्किटेक्ट। तो चलिए चलते हैं और अंदर मिलते हैं फैजू सर से, उनके ऑफिस का टूर लेते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके साथ बैठते हैं। तो आ गए हम फैजू भाई के ऑफिस पे। मेरे रिव्यू के हिसाब से तो फैजू भाई का ऑफिस बहुत ज़्यादा प्रीमियम दिख रहा, बहुत ज़्यादा बेहतरीन दिख रहा। तो चलिए मिलते हैं फैजू भाई से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे फैजू भाई? अल्हम्दुलिल्लाह का फजल। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे पॉडकास्ट इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, हमारे शॉर्ट इंटरव्यू को एक्सेप्ट किया। तो फैजू भाई, आपके ऑफिस के बारे में थोड़ी ऐसी थॉट्स बताइए कि जैसा ये जो डिज़ाइंस वगैरह है, या ये ऑफिस की जो चीज़ें, ये क्या सोच के, क्या इसके बिहाइंड स्टोरी क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा, थैंक यू। अदा सुफियान भाई, कि मैं आपके एक पॉडकास्ट का हिस्सा बना हूँ। शुक्रिया। और जो आपने कहा है कि मेरा जो स्टूडियो है ऐसा क्यों दिख रहा है, एकदम एबनॉर्मल शेप इसमें, यूनिक डिज़ाइन है ये। या तो ये जो है डिज़ाइन मैंने किया था, ये पैरामेट्रिकल डिज़ाइन है। अच्छा। मुझे कुछ हटकर करना था, कुछ वेस्ट मटेरियल से इसको डिज़ाइन करना था। तो ये ये जो सब डिज़ाइन waste करे हुआ material सब से? वेस्ट मटेरियल से डिज़ाइन करे हुआ है। ओके ओके। यस, तो ये पैरामेट्रिकल डिज़ाइन इसको हम बेसिकली बोलते हैं। जो एबनॉर्मल शेप्स जो दिखते हैं, ये पैरामेट्रिकल डिज़ाइंस में ये आता है। 3D जैसा। यस, ये जो वॉल है पूरी पैरामेट्रिकल पार्टीशंस मैंने जो लिया है, हाँ। तो ये पूरा पैरामेट्रिकल डिज़ाइन में आता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड व्हाट इज द थॉट बिहाइंड दिस, की बेस्ट फ्रॉम वेस्ट ही करना है, न्यू नहीं करना है? यस यस यस, एग्जैक्टली। मेरा थॉट ऐसा था कि वेस्ट मटेरियल से क्या आउटपुट निकलता, और मुझे पैरामेट्रिकल डिज़ाइन चाहिए था। तो ये मैंने आउटपुट निकाला, जो आउट ऑफ द ग्राउंड दिखना, एकदम हटके दिखना और अपीलिंग दिखना। एंड मस्त है कि ये सब तो चीज़ें बहुत बेहतरीन दिख रही है, पर ये बाइक सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है फैजू भाई के ऑफिस पे, ये स्टूडियो पे। तो चलिए बैठते हैं फैजू भाई के साथ, फैजू भाई की आगे की जर्नी की बातें करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में, फैजू भाई के स्ट्रगल्स के बारे में, फैजू भाई की 10 चीज़ों के बारे में जो उन्होंने आज तक की है, जिसकी वजह से वायरल भी हुए। अरब विला हो गया, उनके न्यू आर्किटेक्चर डिज़ाइंस हो गए। तो बैठते हैं और फैजू भाई से बात करते हैं। चलिए आइए। फैज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आपका प्रीशियस टाइम हमें दिया। वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड एंड बहुत अच्छा काम करने वाले आर्किटेक्ट है हमारे सिटी के, फैज़ू भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, आपने हमारे पॉडकास्ट पे टाइम दिया। फैज़ भाई, आज हमने अभी जो इससे पहले बताया इंट्रो में हमारे, ये तो दुनिया जानती है, आपके सोशल मीडिया से कोई भी देख लेता, आपके प्रोजेक्ट्स देख लेता, आपकी वर्किंग देख लेता। आज हम बैठे अनसीन चीज़ों पे लोगों को उसका एक बैकड्रॉप देने के लिए, कि जैसा भाई जो इंसान दिखता है उसके स्ट्रगल्स भी है लाइफ में, वो एक जर्नी ही है उसकी पूरी, एक 0 से वो 10 पे आया है या 100 पे आया है। तो आपकी जर्नी क्या रही है चीज़ में, जैसा आप स्टार्ट कहाँ से करें, आपका पैशन क्या था, आप कौन से कॉलेज से पढ़े, आपका क्या स्टूडियस जर्नी क्या थी जो आपको इतना सक्सेसफुल बनाई? जी, पहले तो सुफियान भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपके पॉडकास्ट का मैं हिस्सा बना हूं। जी।
और मैं बहुत एक्साइटेड था एक्चुअली। जी पॉडकास्ट आपका है और इसमें मैं हाँ हिस्सा ले रहा हूँ। जी तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हर किसी की लाइफ में जो सक्सेस होता है इंसान, जी तो उसकी लाइफ में स्ट्रगल तो है ही, बिल्कुल हर्डल्स स्ट्रगल है, उसके बगैर कोई चीज़ हासिल नहीं है दुनिया में। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ मेरी लेवल पे। जी कुछ लोगों को आसानी से मिल जाती है चीज़, हम्म, और ये मेरे साथ भी हो सकता था जी कि मुझे आसानी से चीज़ मिल सकती थी, हम्म लेकिन मैंने वो पाथ चूज़ नहीं किया, हम्म क्योंकि प्रीचिंग्स ही और टीचिंग्स ही ऐसी थी हमारे पेरेंट्स की जी कि खुद से मेहनत करिए। जी तो बचपने से ये सब चीज़ें थी, हम्म। और बचपने से हमने वालिद साहब को देखे थे कि वालिद साहब स्केचेस बनाते थे। अच्छा कोई भी मॉन्यूमेंट के, बिल्डिंग्स के, फेसेस के, मैंने देखा था कि हमारे ग्रैंडफादर थे, उनका आपने पेंसिल से स्केच बनाए थे, मैं जब वो छोटा था। अच्छा तो आज तक मेरे दिमाग से वो गई नहीं मेमोरी। अच्छा अच्छा हाँ, तो वो मद्देनज़र रखते हुए फिर ग्रेजुअली जैसा जैसा बढ़ते गया, सब आगे बढ़ते गया। हमारे वालिद साहब पीडब्ल्यूडी से चीफ इंजीनियर थे, जी जी सिविल इंजीनियर थे, जी। एमपीएससी से सेलेक्टेड थे। माशाल्लाह तो वो चीज़ का जाहिर बात है इम्पैक्ट पड़ेगा। जी। और हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी सब इंजीनियर्स है, हमारे माशाल्लाह ब्रदर से लेके सिस्टर्स तक। माशाल्लाह माशाल्लाह तो ये सबका इम्पैक्ट तो पड़ना ही था। तो क्या हुआ कि हमने इंजीनियरिंग में हमारा एडमिशन लिया, जी सिविल इंजीनियरिंग में। जी अब वो करते करते मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यार ये फील्ड मेरे को टच नहीं दे रही। क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं लैगिंग है, क्योंकि मैं एक पैशन था, बहुत पैशन था कि करना है भाई, क्या करना है कि बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर, इंटीरियर आर्किटेक्चर वो टाइम में इतना स्कोप में नहीं था। अब MIT कॉलेज से मैंने किया सिविल इंजीनियरिंग, फर्स्ट ईयर में था मैं। तो मेरे सामने इंट्रोडक्शन हुआ आर्किटेक्चर का, हाँ इनडायरेक्टली जी तो मेरे पास फिर क्यूरियोसिटी बढ़ गई, आर्किटेक्चर क्या है ये फील्ड। फिर जब मैंने उसकी स्टडी किया, उसके अंदर डेप्थ में थोड़ा सा गया, डिपार्टमेंट्स ही हो जाकर देखा, तो फिर जी। समझ में आया कि यस, दिस इज व्हाट आई वांट एक्चुअली। क्यूरियोसिटी आ गई आपकी क्यूरियोसिटी आ गई, और फिर मुझे लगा कि यार एस्पिरेशन मुझे इसमें करना है, क्रिएटिविटी से बेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव आर्किटेक्चर बनकर बताना है, फ्यूचर इसमें बनाना है। यस, मुझे मेरा फ्यूचर इसमें बनाना है। हाँ और ये भी सोचकर मैंने इसके अंदर वो किया था कि क्रिएटिविटी जो चीज़ है ना, उसके लिए क्रिएटिव फील्ड ही चाहिए। हाँ और ये कब आता है, जब पैशन हो आपका। बिल्कुल। तो मेरी एक एडवाइस ये सबसे भी है कि जी। जो आपका पैशन हो हाँ उसको आप फॉलो करो, उसके अंदर डिवोशन से पूरा काम करो, फुल्ली डिवोटेड हो जाओ, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता बिल्कुल आगे बढ़ने से। तो बस मैंने ये किया, और जब मैं आर्किटेक्चर में गया, ये फ्लो चलता गया, जी। मेरा काम चलता गया, जी मुख्तलिफ चीज़ें मेरे साथ होते गई, एक्सपीरियंस में सीखता गया जी ग्रेजुअली, मेरे चैप्टर्स मेरे लाइफ के जी कि आर्किटेक्चर क्या है, उसके अंदर क्या हर्डल्स रहते, कितना डिफिकल्ट रहता हर एक चीज़ को अचीव करने के लिए, और बिल्कुल। प्रैक्टिकली लाने के वास्ते तो बहुत ज़्यादा रहता। तो मैं, मेरे रोल मॉडल्स है जिसमें से मेरे पेरेंट्स भी है, मेरे फादर है। फिर मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि यार अपन ने आर्किटेक्चर लेना, फिर हाँ। आर्किटेक्चर मैंने ले लिया। हाँ फिर वहाँ पर भी एक नेक्स्ट रोल जो आया पेरेंट्स के बाद, हाँ। मेरे टीचर्स का आया, अच्छा जिन्होंने मुझे टर्निंग पॉइंट दिया। उसमें से मैं 2-3 नाम लेना चाहूँगा। जी एक VR उपाध्याय सर थे, जी एक देशिंकर मैडम थे, जी एक आर्किटेक्ट दीपाली मैडम थे, प्रोफेसर। जी तो ये आज भी MIT कॉलेज में है। अच्छा कोई HOD है, हाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की मेन हेड है, हाँ फिर कोई प्रोफेसर है। हाँ तो ये लोगों ने जो मुझे हेल्प किए थे वो टाइम पर, वो मेरा हार्ट था, कोई रूट पता ही नहीं था। ले तो लिए, मगर रूट बताने वाला एक परफेक्ट आपको लीडर शेप चाहिए। आपको शेप किए उन्होंने शेप, यस, दे कार्व्ड मी एक्चुअली इन दिस आर्किटेक्चर। जी उन्होंने मुझे रास्ता बता दिए, अब बस चलना मेरा काम। तो मैंने वो फोकस छोड़ा नहीं, वो फोकस लेकर मैं आगे बढ़ता गया। हाँ फिर वाइवास के लिए लोग आते थे, आज मैं खुद वाइवा लेने एक्सटर्नल बोलकर MIT कॉलेज में जाता हूँ। माशाल्लाह। तो वो टाइम पर भी आर्किटेक्ट्स और ये सब लोग आते थे। तो ऐसी एक स्टोरी भी मालूम पड़ी है हमको कि एक बहुत रिनाउंड आर्किटेक्ट है, तो वाइवा लेने आते थे, एक्सटर्नल आते ऑब्वियसली। तो वाइवा होने के बाद या मिड वाइवा की ऐसी कुछ स्टोरी है कि उन्होंने आपको कार्ड ऑफर कर दिए थे उनका, कि बोले थे कि भाई आप हमारे पास प्रैक्टिस करिए। तो क्या इंसिडेंस था, क्या स्टोरी था? एक्चुअली वो वाइवा लेने के लिए आए थे हमारे पास, एक फेमस आर्किटेक्ट थे यहाँ के जी। तो उन्होंने जब मेरा काम देखा, मेरा काम ऐसा रहता था कि
जैसा एक एग्जांपल मैं दूंगा कि एल्यूमिनियम विंडो का था, हाँ तो प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली मेरा इतना डिटेल्स रहती थी कि एक शीट की जगह 2-3 शीट्स रहते थे, अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क रहता था। हाँ तो और प्लीजिंग रहता था, हर चीज़ का जवाब भी रहता था क्योंकि मेरा पैशन था, हाँ तो इंटरेस्ट था। तो वो देखकर उन्होंने मुझे वहाँ पर वाइवा के टाइम पर ही विजिटिंग कार्ड दे दिया हाँ और बोला कि यू कैन ज्वाइन माई ऑफिस, यू कैन कम एनी टाइम, हाँ ऐसा बोलकर वो किए थे। तो ऐसा मैंने बहुत से आर्किटेक्ट्स के पास जाकर काम किया, एक्सपीरियंस किया ऑफ टाइम, कॉलेज के बाद या जैसा फ्री टाइम मिलता था या जब क्वेरीज रहती थी तो मैं वेटिंग में बैठा हुआ दिखता था। तो मेरे से मतलब ये लोगों से टच था ऑलरेडी। अब ये टच था, मेरे को चीज़ें थोड़ा मालूम होना शुरू हुई। तो फिर साइमल्टेनियसली मैं जब आया 3rd ईयर तक, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अब अपन ने एक छोटा मोटा ऑफिस खोलना चाहिए अगर अपने को खुद स्टैंड होना है तो जी। तो मैंने फिर एक छोटा सा ऑफिस भी खोला जिसके अंदर एक टेबल चेयर बस नॉर्मल था। कॉलेज भी पढ़ता था, ऑफिस पे भी काम करता था, दूसरे आर्किटेक्ट्स के कुछ डिजाइनिंग्स भी करता था, जैसा छोटे मोटे एलिवेशन हो गया, छोटा सा रूम हो गया। तो टीचर्स को भी मैंने काफ़ी हेल्प किया था, हाँ सबको उनके प्रोजेक्ट्स के वास्ते, माशाल्लाह। तो ऐसा करते करते एक्सपीरियंस मिला मुझे। फिर ग्रेजुअली जब मेरा डिग्री ख़त्म हुआ आर्किटेक्चरल, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, तो 1st डिवीज़न विद डिस्टिंक्शन आया था मैं यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो एक मशहूर और मारूफ आर्किटेक्ट है यहाँ पे अपने सिटी के, उन्होंने कहा कि बेटा तू बाहर जा, कुछ तो भी सीख कर आ, और ज़्यादा करके डिजिटल सीख कर आ कुछ तो भी। तो फिर मैंने सर्च करके फिर डिजिटल आर्किटेक्चरल, वो टाइम पे सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ में ही थे, यूके, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया। अच्छा। तो मलेशिया मुझे थोड़ा फिजिबल दिखा कि भाई नज़दीक है अपनी कंट्री से, चलो वो वहाँ पर हम जाएंगे। फिर वहाँ से मैंने स्पेशलाइजेशंस किया CAAD में, कंप्यूटर एडेड आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग में। अच्छा। हाँ, जिसको डिजिटल आर्किटेक्चर भी हम लोग कहते हैं। तो ये मेरी जर्नी पॉइंट थी। और जर्नी के बाद आपको तो पता है कि फिर कंटिन्यूसली मैं अभी भी सीख रहा हूँ माशाल्लाह। अभी भी कुछ ना कुछ नई चीज़ आती है। हाँ, उसके बाद भी ऐसा है कि अभी आप बाद में भी एज अ एक्सटर्नल जाते हैं वाइवा वगैरह लेने के लिए? अभी भी मैं जाता हूँ एक्सटर्नल के लिए, वाइवा लेने के लिए। और आपकी पेज पे एक रील है कि वो रील का मतलब ये था कि जो बेंचेस पे आपने पढ़ाई करे, जो टीचर्स ने आपको पढ़ाए, और अब वो पता नहीं कब का प्रोजेक्ट है, अभी का है या पहले का है, तो वही टीचर्स के साथ मिलकर या उन्होंने आपको वो प्रोजेक्ट असाइन किए अपने कॉलेज के लिए, MIT कॉलेज के लिए, आपने क्लासरूम्स डिज़ाइन करके दिए उनको। कुछ उनकी स्पेस का प्रॉब्लम आ रहा था तो आपने उसको एफिशिएंटली डिज़ाइन करके दिया। यस, ये एक्चुअली ऐसा है ये कि मैंने जैसा आपको बोला कि एक मेरे रोल मॉडल थे जिन्होंने मुझे प्रॉपरली गाइड किया था। हाँ। वो सिविल इंजीनियर थे जी, VR उपाध्याय सर। अच्छा। इनका बहुत बड़ा मेरी लाइफ में एक मॉड्यूल और शेप और गेम चेंजर रहा जी। तो इन्होंने ही मुझे वहाँ पर बताए थे मुझे प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम है कि तुम कर सकोगे। हाँ। तो मैंने बोला यस सर मैं कर सकूँगा बोल के मैंने जब वो लिया, उसके बड़े बड़े क्लास थे, हाइट कम थी और बीम्स बहुत बड़े बड़े थे। हाँ। तो वो मैंने एग्जीक्यूट कर बिफोर एंड आफ्टर पूरा आप देख सकते हैं, मेरे रील पर भी है जी, परफेक्शन से किया हूँ। हाँ। और मुझे खुशी होती है कि मैं वही कॉलेज से पढ़ा हूँ और वही कॉलेज का मुझे इनविटेशन भी आया कि हाँ, आप ये डिज़ाइन करिए। हाँ। और एक प्राउडनेस फील होता है कि भाई अपने कॉलेज को अपन ने डेवलप किए। हाँ। बस तो इससे खुशी होती है कि मैं मेरे नेशन को सर्व कर रहा हूँ। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद भी ये तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है, आपको बहुत 2-3 जो है बड़े बड़े अवार्ड से रिस्पेक्ट दिखाई गई, सम्मानित किया गया। तो उसका जो एक मेन अवार्ड है उसके बारे में आप बोलिए, जो सबसे बेस्ट है मेरे ख्याल से बाय द गवर्नमेंट आपको वो मिला हुआ है, उसकी बैक स्टोरी दीजिए। ये इंडिया फ्रेंडशिप सोसाइटी से मुझे मिला था। अच्छा। हाँ। तो ये एक न्यू दिल्ली की सोसाइटी है। एक्चुअली कैसा मिला ये बेसिकली मेरे जितने भी वर्क्स थे छोटे मोटे मैं जो करता था, हाँ। तो एक ऐसा हो गया कोइंसिडेंस कि मैं एक ऐसे क्लाइंट के कांटेक्ट में आ गया कि जो ये सोसाइटी से कांटेक्ट रखते थे। अच्छा, पार्ट ऑफ द सोसाइटी थे। हाँ। उन्होंने देखे कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिए थे, वो प्रोजेक्ट मैंने सक्सेसफुल किया था मुंबई में। अच्छा। तो वो बहुत हर्डल वाला था, कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट था। हाँ। और वो मैंने सक्सेसफुल किया विथ मेंटेनिंग द रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग।
0 to 9 में उनके साथ था, तो वो उनको क्लिक हो गया कि यार ये वर्थ है। तो वो सिनेरियो में उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया था कि आउटस्टैंडिंग सर्विसेज एंड अचीवमेंट्स इन आर्किटेक्चरल, राष्ट्रीय गौरव अवार्ड के नाम से उन्होंने मुझे अच्छा सम्मानित किया था। बिकॉज ऑफ योर क्रिएटिविटी। यस एग्जैक्टली। माशाल्लाह। और उसके बाद भी आपको मोस्ट क्रिएटिव कुछ तो ऐसे भी अवार्ड्स मिले हुए हैं? उसके बाद भी बहुत से अवार्ड्स मिले मुझे। एक अवार्ड मुझे मिला है कि मोस्ट क्रिएटिव आर्किटेक्चरल डिजाइनर इन महाराष्ट्र। फिर डेवलपमेंट इन नेशन का भी अवार्ड मिला है। फिर और भी मुख्तलिफ अवार्ड्स मिले हैं मुझे। माशाल्लाह। वी वोंट नेम द क्लाइंट, पर एक बहुत फेमस स्टोरी है आपकी कि एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के आपने फार्म हाउस बनाए थे। जी। तो वो जो गो थ्रू प्रोसेस थी, वो ऐसा नहीं था कि वो क्लाइंट आपके पास आए या आप उनके पास पिच करने गए। इट वाज अ प्रॉपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप चीज। आपको उसके लिए क्वालिफाई करना था और फिर आपको वो चूज करते थे। तो उसकी थोड़ा बैक स्टोरी बताइए। वो एक्चुअली ऐसा था कि एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी टाइप है वो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। जी। तो वो उनका प्रोजेक्ट था। हाँ। उन्होंने कॉम्पीट किया था और एक मेरे क्लाइंट ने उसका मुझे शनाख्त किया था कि भाई इसके अंदर आप पार्ट लो मेरी तरफ से, मैं चलूँगा साथ में। हाँ। तो मैंने जब देखा तो मैंने बोला यार ये थोड़ा सा बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने बैक फुट नहीं लिया। एक मेरे ससुरों का भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं कोई बात नहीं, चलो करो तुम। तो मैंने फिर ये प्रोजेक्ट किया। फिर जब मैं वो सिनेरियो में गया तो बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स को मैंने देखा, मजमदार सर और दूसरे XYZ। तो मैंने बोला यार तो बहुत बड़े प्रोफाइल्स है, अपनी प्रोफाइल तो यहाँ की पिक्चर में अपन तो सूट होते नहीं, तो कैसा करना बोल के एक हर्डल हुआ उसमें, थोड़ा ये हुआ। लेकिन जब मेरा प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन ये वो हुआ तो उन्होंने खुद से ही बोला कि वी विल गो फॉर, मतलब ये प्रोजेक्ट के साथ हम जाना चाहेंगे, तो आप करने के लिए तैयार है क्या? तो बस फिर मेरे को क्या था, खुशी का बस वो चांस था। मैंने बोला यस आई विल गो। एंड व्हाई डिड दे चूज यू? उन्होंने चूज इसलिए किया था क्योंकि मैं सबसे छोटा था उसमें, और जो डिज़ाइन था वो बहुत क्रिएटिव था। और उसके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो उन्होंने कभी नोट नहीं किया था उनके उसमें, वो ये था कि कॉस्ट इफेक्टिव। हाँ। उनके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को लेकर मैंने डिज़ाइन किया था। अच्छा। हाँ, ऑलरेडी जो उनका पैसा वहाँ लग चुका है वो स्ट्रक्चर रहते हुए मैंने इसको डिज़ाइन किया था, तो वो उनका पैसा भी बच रहा था और डिज़ाइन भी बहुत क्रिएटिव था और आउटस्टैंडिंग था, वो अपीलिंग था बहुत ज़्यादा देखते के साथ। तो इसके वजह से उन्होंने मुझे चूज़ किया था। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अभी जो आपका अरब विला है, ये तो एक हो गया, एक आपने कैसा बोलेंगे बार सेट कर दिए क्रिएटिविटी का। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके लाइन ऑफ प्रोसेस में या आपके थॉट्स में कि आप किस तरीके का स्ट्रक्चर लेके आना चाह रहे हैं औरंगाबाद में, औरंगाबाद के लोगों के लिए, आपके न्यू क्लाइंट्स के लिए? देखिए, मैं तो चाहूँगा जी कि अपना देश सब देशों से हटके रहे। बिल्कुल। और अपने देश में जो डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे। बिल्कुल। तो हर कंट्री का मैं मॉन्यूमेंट यहाँ पर लाना चाहता हूँ। अच्छा। आर्किटेक्चर लाना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है कि मेरे भी कंट्री में कोई आए तो उन्होंने ये नहीं बोलना कि यार ये तो स्ट्रक्चर यहाँ का है नहीं, मगर यहाँ है कैसा। ये सब चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। तो ये मुझे खुशी होती है कि भाई कोई मेरे कंट्री को एक अच्छा नाम दे और मेरे डिज़ाइन से हो, ये तो बहुत ज़्यादा मेरे को अपीलिंग और एक दिल को सुकून मिलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फैज़ भाई, ये जो इम्पल्सिव परचेसेस रहती और जो थॉटफुल परचेसेस रहती, इसमें डिफ्रेंशिएशन ये रहता कि किसी का दिल बोलता बहुत अच्छी चीज़ दिख रही तो वो ले लेना, पर वो एक पर्टिकुलर आपके पास वो फिट भी होना, वो चाहे उसके आपके पैरामीटर्स के हिसाब से फिट हो या फाइनेंशियली फिट हो आपके बजट के हिसाब से। और आप जो है एग्जिस्टिंग चीज़ों को ज़्यादा मॉडिफाई करने में, ज़्यादा क्रिएटिव बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, बजाय आर्किटेक्ट्स के जो ज़ीरो से स्क्रैप से शुरू करते हैं, जो एक बहुत रिसाइकिल करके भी चीज़ है। तो ये आप ये क्यों करते हैं? आप ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि भाई कस्टमर का या क्लाइंट का पैसा बच रहा है तो मेरा नाम अच्छा होगा, मेरा काम अच्छा होगा, या आप ये सोल के लिए करते हैं, ये आपको दिल से अच्छी लगती है चीज़? देखिए, एक्चुअली इसके अंदर फुल्ली मैं फोर्स करूँगा और फुल्ली ये बोलूँगा कि मैं सोलफुली ये काम करता हूँ। देखिए, किसी सामने वाले के 2 पैसे अगर बच रहे हैं, उसका फ़ायदा हो रहा है जी, ये तो मेरा काम ही है। उसका फ़ायदा हो रहा है तो इसका ऑब्वियसली मेरे को उसका डीड्स मिलेगा, जो भी गुड डीड्स में जो आता है जी। तो ये मैं सोलफुली ही करता हूँ
कि मुझे वो अच्छा दिखता है, उसमें मेरे को मज़ा आता है कि सामने वाले के 2 पैसे बच रहे, मुझे उसमें खुशी होती है। ये सही बात है। जो आर्किटेक्ट, जो कोई भी डिग्री में एक इंटर्नशिप पीरियड रहता कि आपको इंटर्नशिप करना है जाके, और आपकी मालूमात जब मैं निकाला था, जब मालूम पड़ा, तो एक जो बहुत फेमस इंटरनेशनल फर्म है उसमें आपने इंटर्नशिप करे, उसके क्या एक्सपीरियंसेस थे आपको, अपॉर्चुनिटी आपको कैसा मिली, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखिए, जो मल्टी इंटरनेशनल फर्म था उसका नाम था दारुल हंदसा जी। ये 30 कंट्रीज़ में 44 ऑफिसेज हैं इनके, जी। और ये मल्टी इंटरनेशनल कंपनी थी बहुत बड़ी, जो हरम शरीफ पर भी काम करती थी। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग में भी इनका बहुत बड़ा किरदार है। अच्छा। तो वो टाइम पर मैं वहाँ पर प्रोफेशनल प्रैक्टिस करने के लिए गया। जी। तो सिक्योरिटी बिल्डिंग्स और दूसरे मुख्तलिफ चीज़ों पे मेरा काम करने का मौका मिला, और वहाँ से जो चीज़ मैं सीख कर आया हूँ वो यही है कि जो डिज़ाइन हम लोग करते हैं आज के दौर में, सबसे पहले ये लोग पूरा 3D में इसको प्लान और डिटेलिंग करते जी। और इसको जब 100% एक्यूरेसी में जब लेकर आते हैं तो आपके सामने प्रोडक्ट्स जैसे मेरे आउटपुट निकलते हैं, जैसा एक एग्जांपल अरेबियन विला है जी, और मेरा खुद का एक ऑफिस है जी, तो ये सब एग्जांपल्स वही रिजल्ट देते हैं हाँ, जो मैंने वहाँ पर सीखा। जी जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक आपकी दूसरी साइड भी है, आपका अरबाज काशिफ साहब के साथ, जो अबरार काशिफ साहब के साथ जो बॉन्ड है, रिलेशन है, जो वो शायर्स है बेसिकली, जो एक पोएट बोलेंगे, शायर बोलेंगे, और उनके अलावा भी आप 2-3 लोगों के साथ सोशल मीडिया पे मैंने आपके फ़ोटोज़ वगैरह देखा, वो शायद यहाँ पे आए तो आपके पास ही आए थे ऑफिस पे मेरे ख्याल से, तो आपका बॉन्ड कैसा है उनका? एक्चुअली कहानी ऐसी है कि अबरार काशिफ साहब जो है एक बहुत मशहूर और मारूफ शायर है, बिल्कुल, जिनका एक नज़्म है जी, फ़बी अय्यी आला ये रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, धरती पे लिखी हुई गज़ल, ये पूरी आलम में जैसा फेमस हुई बहुत। और उनका जो ताल्लुक़ है हमारा और उनका निस्बत ये है कि उन्होंने सिविल इंजीनियर है। अच्छा। ये काफ़ी लोगों को मालूम नहीं। तो इसके वजह से हमारी एक प्रोग्राम में हम मिले थे तो हमारी बॉन्डिंग हुई, फिर वहाँ से हमारे ताल्लुकात जुड़े। और फ़बी अय्यी आला मैं उनके शेर बहुत पसंद करता। अब जैसा हमको तो मालूम ही है रील वगैरह कैसा एडिट होती है, उसमें इम्प्रोवाइजेशन होता है, हम नहीं करते वो चीज़, तो हम चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस को जो है फिजिकली, या मेरे को सुनने की ख्वाहिश है कि आप थोड़ा सा हमको सुनाए कि आपकी अजान जो है बहुत प्यारी है, बहुत बेहतरीन देते हैं आप, तो एक हमको ज़रा करके बताइए, सुनाइए। ठीक है, बिल्कुल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी आवाज़ की इसकी। आपको ऐसा कोई बोला कि जो मक्का में जो अजान होती उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है आपकी? जी बिल्कुल, बहुत सारे आपको इसमें मिले। हाँ, शेख अहमद अली मुल्ला इनकी जैसी मैंने अजान सीखा हूँ। हाँ, ये हरम शरीफ के मुअज्जिन थे। हाँ, जी, उनकी जैसी अजान है ये बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैं भी जब वहाँ पे गया था, हम भी जब टीवी पे देखते तो एग्जैक्टली सेम, कैसा बोलेंगे, 90% सेम अजान वैसी थी, आपका जो वॉइस है, वोकल है, आप जो खींचते वगैरह इसमें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो फैज़ भाई, जब आप एक मुकाम पे यहाँ तक आ गए, 2025 चल रहा, आप 2009 से स्टार्ट किए थे, आपके प्रोफेशनल करियर में बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स आए होंगे कि भाई जहाँ एक गुड टाइम बैड टाइम रहता है, एक पैचेस रहते ज़िंदगी के, कभी वक्त ख़राब नहीं चल रहा, कभी लोग साथ नहीं देते, कभी लोग परेशान करते काम में, और बहुत ऐसा भी है कि जैसा आपका बैकग्राउंड आर्किटेक्ट में नहीं है, आपकी तो फैमिली पूरी इंजीनियर्स की है, आपके वालिद साहब, आपकी फैमिली पूरी, तो आपके सपोर्टर्स कौन थे? आप किसको देख के एज अ रोल मॉडल इंस्पिरेशन लिए? कौन आपको एंड तक और आज तक भी सपोर्ट करते हैं? देखिए, इसके अंदर मैं सबसे ज़्यादा, मेरे साथ जो एकदम टू बी फ्रैंक है जी, वो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जी, मेरे भाई बहन जी, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे वालिद वालदा जी, मेरी वाइफ जी, ये लोगों का मुझे एक मॉरली और एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जी, हर एक चीज़ में। वो किसी ने कहा है ना कि अल्लाह से बड़ा मांग, बड़ा मांगने के वास्ते बड़ा जिगर भी मांग, तो ये बात सही है। With great power comes great responsibility. Yes, exactly. जी। तो इसके साथ साथ मैं एडेड ऑन ये भी करना चाहूँगा जी कि आपको
अपने साथ अगर अपने हम्म। चाहने वालों का सपोर्ट नहीं रहा हाँ, तो फिर आप नहीं कर सकते आगे की तो जर्नी। कौन थे ऐसे लोग आपकी लाइफ में? तो मेरे वालिद है, वालदा जी, है, जी। मेरे भाई है हम्म। जो खुद भी एक आर्किटेक्ट है, हम्म। मेरी सिस्टर है वो जी। सिविल इंजीनियर है, माशाल्लाह। मेरी वाइफ है हम्म। एमएससी कंप्यूटर साइंस है वो। माशाल्लाह। ये हमारी छोटी सी फैमिली है। हम्म। तो ये लोगों का जो सपोर्ट है हम्म। हर तरीके से मेरे गुड एंड बैड में, यही लोगों का मेरा साथ रहा। माशाल्लाह। और फिर दूसरा ये भी मैं कहना चाहूँगा कि फर्स्ट प्राइमरी सपोर्ट तो इनका था और सेकेंडरी सपोर्ट मेरे फॉलोअर्स का। हाँ। इनका भी बहुत बड़ा मेरी लाइफ में रोल है हम्म। कि वो लोग जो मुझे लाइक्स, कमेंट्स हम्म। और प्रोटेक्ट करते हैं, मुझे आपको मोटिवेशन मिलती उनसे? मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी लगता है कि यार यस मैं इनके लिए कर रहा हूँ कुछ हाँ। चीज़। तो और वो भी खुश होते हैं कि भाई ये हमारे लिए कर रहे हैं। हाँ। तो बस इससे मुझे मेरे सोल को सुकून मिलता है और बस मेरा लाइफ ऐसी चल रही है। सीखते सिखाते मैं चल रहा हूँ, लोगों की दुआ लेते हुए चल रहा हूँ जी। और मैं यही दुआ करूँगा सबसे कि मेरे लिए खुसूसी दुआ कीजिए जी। और बस यही बस मेरी खुशी है। तो फैज़ भाई, जैसा आज का टाइम है कि कोई भी मसला आया तो इंसान खुद से कर लेता है। जैसा मेरी बाइक का काम है तो मैं खुद से कर लेता। कुछ मेरे इंटरनल चीज़ों का काम है जिसकी कोई प्रोफेशनल की ज़रूरत है, जैसा कुछ मार वार लग गया, छोटी मोटी चीज़ हम कर लेते, खुद डॉक्टर के पास नहीं जाते, बाइक का खुद कर लिए, सब कर लिए। तो ऐसी चीज़ में एक आर्किटेक्ट की नीड क्या है? कंस्ट्रक्शन को लेके, डिजाइनिंग को लेके, कंस्ट्रक्शन को लेके, अपने विजुअल जो इंसान एक ड्रीम करता है कि मेरा ड्रीम हाउस ऐसा होना, तो वो चीज में क्या आर्किटेक्ट की क्या नीड रहती है, आर्किटेक्ट का क्या उसमें कंट्रीब्यूशन रहता देखो इसके अंदर है ना, आर्किटेक्ट का जो रोल है है? वो आपको दूर अंदेश बताता, हम्म। जो होने वाली चीज़ है उसका आपको प्रेडिक्शन देता हम्म। कि भाई ये होने वाली चीज़ है। हम्म। आपके रिक्वायरमेंट्स ले लेता वो पूरे हम्म। और उसको एक प्रॉपर हम्म। डिज़ाइन के ज़रिए से हम्म। आपके सामने प्रेज़ेंट करता हाँ। विथ स्पेस, जो आपकी एक्चुअल स्पेस है और जो आपके स्पेस को सूट करती चीज़, उसको जब वो डिज़ाइन करके आपके सामने पेश करता ना, तो उसका रिज़ल्ट 99% सैटिस्फाइंग रहता, जो आपको प्रोडक्ट चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं, जैसा आपने भी बोले कि प्रैक्टिकली मैं भी मेरा बोलता हूँ, मैं भी मेरे बाइक्स की सर्विसिंग खुद कर लेता हूँ। मैकेनिक की ज़रूरत नहीं रहती, मैं खुद ही कर लेता हूँ, बेसिक रहता। तो ऐसे बहुत से लोग मेरे पास आते खुद ही, वो बोलते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन खुद कर लेते। तो मेरे को उनको कन्विंस करना पड़ता है, आप कैसा करेंगे? आप बताइए मुझे। तो फला, फला, फला ऐसा बोलकर वो करते, मगर परफेक्शन उनके पास नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो फील्ड से नहीं है वो। वो एक फील्ड का उनको नॉलेज है। देखिए, कभी भी आधा नॉलेज है ना, हार्मफुल रहता। हाफ नॉलेज इज डेंजरस। डेंजरस, ये मुहावरा तो आपने सुना। तो ये प्रैक्टिकली भी एग्जीक्यूट होता है एक्चुअली। तो इसको आप अगर आपको सही बनाना है, मेरे भी अगर गाड़ी में या कोई भी चीज़ में अगर बहुत प्रॉब्लम हो गया, तो परफेक्ट मेरे को एक मैकेनिक लगेगा, परफेक्ट मेरे को एक डॉक्टर लगेगा, परफेक्ट मेरे को एक इंजीनियर और एक आर्किटेक्ट लगेगा। तो वैसे ही आर्किटेक्ट का रोल है। हाँ। एक किसी की लाइफ में एक घर बनाना है, एक इंटीरियर करना है, तो दैट इज, आप एक तरीके से बोल सकते हैं, इजी टास्क है इन सेंस ऑफ कॉपिंग। बट आपको परफेक्टली डिजाइन होना, आपके स्पेस के हिसाब से होना, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना, तो आपको एक आर्किटेक्ट लगेगा, वो भी एक अच्छा आर्किटेक्ट। माशाल्लाह। अब ये तो हो गई प्रोफेशनलिज्म की बात है भाई, पर इसके साथ साथ जो है स्ट्रगल्स भी है, आपकी डे टू डे लाइफ के हर्डल्स भी है, आपके जो प्रॉब्लम जिसको बोलिए, तो आपका आप स्टार्ट करो कि आपकी दिन कहाँ से शुरू होता है, आपकी डेली रूटीन क्या है, फिर आपकी डेली रूटीन में आपको हर्डल्स कैसा आते हैं, जैसा क्लाइंट्स की तरफ से आता, कभी आपके काम करने वालों की तरफ से आता, कोई चीज़ कोई परफेक्ट नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपको एक रील देखे थे हमने आपकी, जो आप मून शेप की चीज़ है वो आप खुद से कर रहे थे, जी जी। जो एक लेबर करते हैं यूजुअली। तो ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, एक आर्किटेक्ट की जो लाइफ है ना, हाँ। हर एक दिन उसका एक स्ट्रगल और एक न्यू चीज में चले जाता, जिसको चैलेंजेस बोलेंगे। चैलेंज। ठीक, हर एक दिन उसका एक न्यू चैलेंज में जाता, हाँ। एक आर्किटेक्ट का। तो कभी 11 बजे के टाइम पे मेरे को एक लॉयर बनना पड़ता, फिर 1 बजे मेरे को एक मैनेजर भी बनना पड़ता मैनेज करने के लिए। फिर ये सब चीजें ऐसा चलते रहती शाम तक। फिर एक आधी एक कुछ तो भी प्रॉब्लम आ जाता साइड का, फिर एक उसका सोल्यूशन देने वाला एक बेस्ट एडवाइजर भी लगता। तो ये सब चीजें, एक आर्किटेक्ट का रोल जो है ना, डिफिकल्ट है। हर एक दिन में एक नवा चैलेंज,
हर एक साइड का एक नवा चैलेंज, उसका सोल्यूशन भी। तो ये बहुत हार्ड टास्क है, ऐसा इजी नहीं है सोल्यूशंस देना। बहुत वक्त तो आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो आर्ग्यूमेंट सोल्यूशन थोड़ी है, उसका सोल्यूशन तो निकालना पड़ता ना। तो उसके पीछे देने के लिए सब उसके कंडीशंस, उसके रिक्वायरमेंट्स और जो प्रोडक्ट निकल रहा अपना वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होना हेड टू टो विथ गिवन डिजाइन, तो ये बहुत हार्ड है करना। तो इसको लेके चलना बोले तो एक बहुत डिफिकल्ट लाइफ है। साथों साथ फिर फैमिली है, फिर फ्रेंड्स है, फिर अपना टाइम है फ्री, ये सब चीजें मिक्स जब होती तो बहुत एक इल्यूजन पैदा हो जाता वहाँ पर, डिफिकल्टीज आ जाती डिफिकल्टीज है। यस। और जितना मेरे को मालूम पड़ा फैज की भाई की जो डेली लाइफ रूटीन है, आप बहुत जल्दी उठते हैं और आप बहुत जल्दी सोते हैं। कितने बजे उठते हैं आप और कितने बजे सोते हैं? मैं देखिए रात में 11, 11:30, मैक्सिमम 11 बजे तक मैं सो जाता हूँ। सुबह 5 बजे, 5:15 डॉट उठता हूँ मैं। वो टाइम से समझो मेरी जो प्रैक्टिस चलती, मैं डिटेलिंग जो भी मेरे वर्क्स रहते उसको लाइन अप करता पूरा। सब करते 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 हाफ डे में तो तकरीबन मेरा मैक्सिमम वर्क हो जाता। माशाल्लाह। देखिए फैजू भाई, अब इतना परफेक्शन से कोई चीज, अब खास नॉर्मल बात है कि इंसान है, गलती तो होती इंसान से, अपन कोई परफेक्ट चीज तो कर नहीं सकते। तो ऐसा तो बिल्कुल हुआ होगा कि कोई ना कोई चीज आपकी जैसा आपने सोचे, वो भले आपकी गलती से ना हो, लेबर की हो, कॉन्ट्रैक्टर की हो, जो भी हो, रॉन्ग चली गई, या जैसा एग्जीक्यूट होना था वैसी हुई नहीं जी, या जैसा एग्जैक्ट डिजाइन आना था वैसा हुआ नहीं। तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कभी? हाँ, हुआ एक प्रोजेक्ट में मेरे साथ। हाँ अब देखिए अप्स एंड डाउन्स तो रहते हैं, हाँ विदाउट एनी हर्डल यू विल नॉट गेट सक्सेस। हाँ तो मेरे एक प्रोजेक्ट में ऐसा हुआ था, एक एलिवेशन दिया था मैंने मिल कॉर्नर की होटल का। अच्छा। हाँ, तो एलिवेशन थोड़ा सा हटके था, उसमें कर्व्स और ये चीजें बहुत थी, क्योंकि मेरे को पैरामेट्रिकल चीज पसंद। हाँ वो तो दिख गया। तो वो चीज मैंने जब दिया तो जो कारागिर थे वो लोगों ने उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं किए, क्लाइंट को मिसगाइड कर दिए कि ये चीज बन नहीं सकती, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये बात फिर मेरे तक आई, तो फिर मुझे अर्जेंट वहां जाना पड़ा। क्लाइंट को कैसा रहता, जब थर्ड पार्टी कोई भी चीज बोलता कि भाई दिस इज नॉट पॉसिबल, तो बहुत लोड आ जाता उसको। वो ये सोचता कि यार ये फिर कैसे, क्या अब कैसा होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज दी हुई रहती डिजाइन में। मैं गया वहां पर, मैंने देखा क्या पॉसिबल नहीं है। मैंने तो पहले जाते के साथ ये बोला था कि भाई दुनिया में कोई चीज इम्पॉसिबल है ही नहीं, सब पॉसिबल है। तो जैसा मैंने देखा कि वहाँ पे सिनेरियो, अब वो कुछ क्लाइंट को उनको लेकर कुछ हो सकता है विवाद, लेकिन मेरे डिजाइन में तो कुछ फॉल्ट नहीं था, लेकिन वहाँ पर फॉल्ट क्रिएट हो गया था कि ये हो नहीं सकता। तो मैंने वहाँ पर, मेरी रील भी है इंस्टा पे, मैं खड़े होके पूरा ऊपर जाके इंस्पेक्शन किया अपनी हाई राइज बिल्डिंग में, जाकर पूरा मेजरमेंट लेके वो कारागिर को बताया। फिर जब वो कंक्लूजन पर आए तो फिर ये कंक्लूजन निकला कि वो जानबूझ के हो गया था, उनके कारागिर ने मिस्टेक किया था, लेकिन उसका बहुत बड़ा बवाल हो गया था। बहुत हो नहीं सकता ऐसा, कैसा आर्किटेक्ट ने दे दिया, फला फला चीजें, ये सब चीजें एक आर्किटेक्ट को ब्लेम हो रही थी, उसकी गलती आप पे डाल दिया। हाँ, डाल दिए थे। लेकिन जब मैं जाके प्रैक्टिकली चीज करके बताया, क्लाइंट को भी समझाया तो हो सकता, फिर कैसे क्या नहीं हुआ। फिर वो लोगों की वो सब चीजें शुरू हुई कि भाई ये हो सकता है। फिर जाकर वो एट द एंड सेम एलिवेशन तैयार हुआ वहां पर। तो आज भी लोग वहां पर पलट के देखते कि यार ये आउट ऑफ द ग्राउंड एलिवेशन यूनिक है। यस, यूनिक है। तो जैसे फैजू भाई आपने बात करी कि एक लेबर की या कॉन्ट्रैक्टर की गलती थी, वो आप ही ब्लेम करने की कोशिश करी और उसकी वजह से क्लाइंट का और आपका थोड़ा ऐसा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो जाता था, कभी आर्ग्यूमेंट में चली जाती थी, यस, कभी थोड़ा गर्मा गर्मी का माहौल जिसको बोलते। यस यस। तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ, कोई क्लाइंट के साथ आर्ग्यूमेंट हुई या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुई? हुए प्रॉब्लम्स, लेकिन इसका आर्ग्यूमेंट पे एंड रिजल्ट नहीं हुआ, अच्छा। इसका सोल्यूशन पे हुआ। हाँ। अब क्लाइंट्स को जब थर्ड पार्टी कोई भी चीज बोल देता है तो वो मिसगाइड हो जाता कि भाई ये ऐसा क्यों, आर्किटेक्ट ने ऐसा करना था, वैसा ये ऐसा हो गया। तो फिर हम जब जाकर आर्ग्यूमेंट होता तो हीटअप हो जाता सब, क्योंकि एक रॉन्ग नंबर जो दिमाग में आया हुआ रहता, तो वो रॉन्ग नंबर डिस्टर्ब कर देता सब, राइट थिंग को रॉन्ग कर देता। तो फिर हम एट द एंड जब सोल्यूशन निकालते उनके साथ बैठते, उनसे बातचीत करते, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। जब सोल्यूशन पर आते हम, तो आते आते ग्रेजुअली ये सब नील हो जाता। तो एक जो पेन का रिलीफ मिलता ना, तो वैसा एक
रिलैक्स फील होता है कि भाई यार चलो आर्ग्यूमेंट हो रहा था बहुत, लेकिन सोल्यूशन निकल गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हियरिंग्स क्लियर हो गई, जो उनका रिक्वायरमेंट था वो अपन ने कैसा उनके रिक्वायरमेंट से करके उनको एंड रिजल्ट दिए, वो ट्रू है। तो फैजू भाई, जैसा हम आपकी सोशल मीडिया वगैरह से भी देखते हैं और इन पर्सन भी हमको मालूम है कि आप सोशल वर्क वगैरह या सोशल अवेयरनेस की भी चीज़ें ज़्यादा करते हैं, किसी को सपोर्ट करना है, किसी की मदद करना है, ये सब चीज़ें करना। तो इसकी क्या आपका थॉट प्रोसेस क्या है इसके पीछे, और आपकी क्या चीज़ है? एक्चुअली गुड डीड्स का ऐसा है कि गुड डीड्स अगर मैं बताऊंगा तो वो फिर गुड डीड्स नहीं रहेंगे, इसलिए मैं इसे प्रिफर नहीं करना चाहता हूँ कि मेरे गुड डीड्स वायरल हो। पर्सनल चीज़ है, यस। चलो कोई बात नहीं। तो फैजू भाई, जैसे आपकी इंस्टा फीड अगर स्क्रॉल करें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट दिखते हैं, आप कंटिन्यू अपडेट करते रहते हैं। तो उसमें ये चीज़ समझ में आती है कि आपके पास जो है इंडिया के क्लाइंट्स तो है ही है, फॉरेनर्स जो है, अंग्रेज जो है, वो भी आपसे काम कराते हैं, आप उनकी भी अपडेट डालते रहते हैं आप यस सोशल मीडिया वगैरह। जी। तो उसकी स्टोरी क्या है, कि उसकी चीज़ें क्या है? एक्चुअली मैंने एक यूके बेस्ड कंपनी है ब्लू स्टोनेक्स, ब्लू स्टोन एक्स। यस, डॉन बार्टन, इनकी कंपनी की एक ब्रांच का यहाँ पर डिज़ाइन किया था इंडिया में, फर्स्ट ब्रांच। अच्छा। तो वो ब्रांच को जो मैंने डिज़ाइन किया था, तो पूरा कल्चर अपने इंडिया का, जितने भी अपने मॉन्यूमेंट्स, गेट्स, टेम्पल्स, ये सब का मैंने एक इल्यूजन उनकी वॉल पेंटिंग्स में और सिनेरियो में डाला था। तो वो हमारे जो क्लाइंट है फॉरेनर डॉन बार्टन, उनको बहुत पसंद आई वो चीज़। उन्होंने बोले कि यार बेस्ट चीज़ है, और दूसरी चीज़ ये है कि उनको जो क्रिएटिविटी है मेरी डिज़ाइनिंग को लेके, कॉस्ट इफेक्टिव को लेके, जो अक्सर फॉरेन में चलता, बेसिक मिनिमल आर्किटेक्चरल चलता वहाँ पर, तो उसको लेके वो बहुत खुश थे। और क्रिएटिविटी जो आर्ट वर्क की मैंने किया था, वॉल के ऊपर पेंटिंग्स, ये वो सब, अजंता एलोरा, बीबी का मकबरा, मुख्तलिफ गेट्स, ये वो सब, तो उससे बहुत प्रभावित और अट्रैक्टेड हुए थे वो। उनको पसंद आई थी वो चीज़, प्रैक्टिकली भी वो चीज़ एग्जीक्यूट हुई तो वो और पसंद आई। तो ये वजह से मेरे को मतलब बहुत ग्रीटिंग्स और ये चीज़ उन्होंने बोला था। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये जो है, अभी जैसे अपन बात कर रहे हैं, क्लाइंट से आर्ग्यूमेंट हो जाती कभी, या काम खराब हो जाता है, ये सब चीज़ें में कैसा है, आपकी वे ऑफ वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक जब क्लाइंट आता है आपके पास, तो आपकी वे ऑफ वर्किंग की प्रोसीजर क्या है? क्लाइंट को आपको क्या देना पड़ता, आप क्लाइंट से क्या मांगते हैं आपका काम शुरू करने से पहले? देखिए, क्लाइंट जब आता है हमारे पास, तो हर किस्म के क्लाइंट्स आते हैं। तो हमने हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस और जो हमारा मेथड है वो हमने एक स्ट्रांगली फॉलो करते हैं हम लोग वो। जैसा कि फर्स्टली इनके रिक्वायरमेंट्स लेना, साइट की स्टडी करना, और जो भी प्रोजेक्ट था उसका पूरा स्टडी करना, पूरा उसका एक हम रिसर्च करते हैं पहले। रिसर्च करे बाद हम लोग हमारे डिज़ाइन आइडियाज़ पुट करके उनके सामने पेश करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ये एकदम फास्ट प्रोसेस नहीं है। आर्किटेक्चर का नाम ही एक स्लो प्रोसेस है, कि आज मैंने डिज़ाइन किया एक चीज़, तो वो हो सकता है 1-2 साल के बाद वो लाइट देखेंगी, दिन देखेगा मेरा प्रोजेक्ट, मतलब वो इग्नाइट होगा कि भाई ये 2 साल के बाद प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हुआ। तो ये स्लो प्रोसेस है, इसका स्टार्टिंग भी बहुत स्लो है, और बहुत स्टार्टिंग का जो सीड है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिक्वायरमेंट से लेके, स्टडी से लेके, केस स्टडी से लेके, उसका पूरा डेटा निकाल कर जब एग्जीक्यूशन हम लोग करते हैं ऑन पेपर, ऑन 3D स्पेस, हाँ, तो उसका रिजल्ट तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे दिखता ही। बिल्कुल बिल्कुल मच। तो अब जैसा ये आपकी वे ऑफ वर्किंग विद क्लाइंट्स है, तो इसमें खास बात ये है, देखा मैं आपकी, कि आप संडे को जो है आपकी वर्किंग है यूजुअली, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सैटरडे संडे लोग ऑफ रहते हैं, और संडे को तो मस्ट कंपलसरी ऑफ ही लेते हैं। तो आप क्यों चालू रखते हैं, आप क्यों वर्किंग रहती है आपकी संडे? देखिए, संडे के दिन ऐसा है कि तकरीबन बिजनेसमैन, डॉक्टर्स और जो भी है जॉब वाले लोग हैं, तो वो लोगों को हॉलीडे रहता। हाँ। तो वो लोगों को अगर कंसल्ट करना है कोई आर्किटेक्ट से, क्योंकि हर किसी की लाइफ आज के टाइम में बिजी है, तो वो टाइम उनको देना है, तो मेरा ऑफिस संडे के दिन इसीलिए मैं खुला रखता हूँ कि मैं उनको टाइम दे सकूँ। तो वो भी मुझे टाइम देते हैं, वो अप्रोच करते संडे के दिन, वो लोग कंसल्टिंग करते जिन जो बिजी शेड्यूल्स है जिनके। तो ये लोगों की वजह से बेसिकली मैं इसे एक सर्विसेज में गिनना चाहूँगा, हाँ। कि मुझे सर्विसेज देना है ना, हाँ। तो सर्विसेज भी ऐसी हो कि उनके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से भी उनको मिले। अच्छा अच्छा अच्छा, यस तो किसी को हैसल ना हो। यस यस। माशा फैजू भाई, जैसा हमने आपका काम देखे और बात भी करे आपसे, तो उसमें से पता चला आप जो है हर किसी का काम करते हैं।
छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, फाइनेंशियल बैकग्राउंड देख के भी आप ऐसा जज नहीं करते किसी को कि सिर्फ अमीर का करेंगे या सिर्फ गरीब का करेंगे। तो ऐसा कभी होता है कि कोई आता है आपके पास और आपको लगता है ऐसा कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सही नहीं है और आप उसकी हेल्प करे हुए, आपकी फीस ना लेते हुए या आपका जो भी मुआवजा बनता, जो आपका हदिया बनता वो ना लेते हुए आप फ्री में उसका काम करें, ऐसा हुआ कभी आप? हाँ जी, बहुत वक़्त हुआ ऐसा। काफ़ी टाइम हुआ ऐसा। छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी लोग आते हैं मेरे पास, हाँ। जिनकी इस्तीताब इतनी रहती नहीं, वो हुँ। पेएबल रहे। हुँ। और कुछ तो ऐसे प्रोजेक्ट्स थे मेरे पास कि उनके वास्ते लोगों ने ताउन करके मेरे पास लेकर आए। अच्छा। हाँ, कि फैज़ू भाई इनका आप घर का डिज़ाइन दीजिए, इनका हुँ। ऐसा-ऐसा हम लोगों ने इतने पैसे जमा करे, हुँ। ये बजट है, ये बजट में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप प्लीज़ डिज़ाइन करके दीजिए। हुँ। हुँ। तो ऐसा हुआ हुँ। और अब ये तो एक गुड डीड है, हुँ। तो इसमें मैं भी ताउन करता हूँ, मेरा जो भी रहा हुँ। XYZ हाँ। और अच्छी चीज़ है ये। जी। मैं चाहता हूँ कि ऐसा सब काम करें, जी। ताकि हर किसी को इसका फ़ायदा मिले। हाँ। हर किसी की ख़्वाहिश भी रहती है हुँ। कि मैं एक अच्छे आर्किटेक्ट से एक अच्छा डिज़ाइन लूँ, हुँ। भले से इस्तीताअत कम हो, हुँ। लेकिन ख़्वाहिश तो सबको है क्योंकि बिल्कुल। आखिर में इंसान ही है। हुँ। तो एक इंसान का भी फ़र्ज़ बनता है कि इंसानियत बताए, कोई महरूम ना रह जाए इससे। कोई महरूम ना रहे। हुँ। अल्लाह ने आपको अगर इल्म दिया है, हुँ। तो उसका सही इस्तेमाल भी होना बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो अब ये सब जब चीज़ें देखिए फैज़ भाई डिज़ाइन करना है तो क्लाइंट बोलेगा हमारी ये डिज़ायर है, ड्रीम है, ऐसा डिज़ाइन करो। अभी ऐसी चीज़ों में आपको थोड़े रिस्ट्रिक्शंस है फाइनेंस की वजह से। ऐसी कौन-सी चीज़ है, ऐसा कौन-सा प्रोजेक्ट है जिसके कोई लिमिटेशंस नहीं है और आपने वो ड्रीम करके रखे हुए कि ऐसा कुछ बनाना है और आपने उसको बनाए भी होंगे। आपकी जो एक इंस्टा की रील वायरल है, वो कुछ तो आपने कौन से और उसको किया था। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, आपके ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे एक्चुअली देखिए मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसा है कि मेरे में? को बायोक्लाइमेटिक स्काईस्क्रैपर हुँ। या एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग डिज़ाइन करना है, हाँ। कि जो अपनी नेचुरल रिसोर्सेज़ है, हाँ। जैसा सनलाइट, हुँ। विंड हुँ। और वाटर है, हुँ। ये चीज़ों से हुँ। यूटिलाइज़ करके बिल्डिंग में एनर्जी एफिशिएंट रहना, सेल्फ एफिशिएंट रहना। हाँ। तो ये मेरा एक फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था, हाँ। बायोक्लाइमेटिक स्काईस्क्रैपर। अच्छा। तो जो मैंने एक कॉन को लेके, एक हाँ। भुट्टे को लेकर वो हाँ। बिल्डिंग डिज़ाइन किया था, हाँ। जो 100% बायोक्लाइमेटिक और क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव बिल्डिंग थी। हाँ। तो वो काफ़ी मशहूर हुआ, उसके भरोसे पे ही मैं हाँ। मेरी स्पेशलाइज़ेशंस करने गया हाँ। था। हाँ। माशाल्लाह। मेरा बहुत बेस्ट प्रोजेक्ट है। मैं चाहूँगा कि इन फ्यूचर में वो अगर कोई ऐसा फाइनेंशियली आए मेरे पास, हुँ। जो मुझे सपोर्ट करे, तो हाँ। मैं वो एग्ज़ीक्यूट कर पाऊँ। नहीं तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए कि इसमें क्या ऐसी चीज़ें आपने डिज़ाइन करी थे, जो फ्यूचरिस्टिक है, जो आज वो चीज़ हो रही है? ऑब्वियसली आपने बहुत पहले करे होंगे वो। एक्चुअली आप देखिए हुँ। भुट्टा जो है, हुँ। ये कॉर्न जो है बहुत ऐसा एक वेजिटेबल की कैटेगरी है कि बहुत हुँ। हार्ड है। हुँ। अंदर का जो कोर सिस्टम है उसका वो जल्दी ड्राई होता नहीं। हुँ। तकरीबन क्लाइमेट वो सस्टेन कर लेता। हुँ। उसको मैंने बेसिक किया था मॉड्यूल हुँ। स्किन डिज़ाइनिंग के लिए, जो बाहर हाँ। से दिखे। हाँ। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे लिया था उसमें से, जैसा उसका कोर है सेंटर, वो हुँ। कभी भी जल्दी सूखता नहीं, हुँ। हार्ड रहता। हुँ। तो वैसे ही मैंने बिल्डिंग का डिज़ाइन किया था। जो हुँ। कॉर्न के जो शेप था उसके मैंने शेल्स निकाल कर एक-एक अपार्टमेंट का डिज़ाइन ऐसा बाहर निकाला था। हुँ। और जो ऊपर ग्लास लगाया था, हुँ। उसके ऊपर मैंने पूरा सोलर सिस्टम फिट किया था। हुँ। और एवरी 5th फ्लोर हुँ। मैंने एक सर्विस फ्लोर दिया था अलोंग विथ हॉरिज़ॉन्टल विंड टरबाइन, जो मूव करे हवा से, हुँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करे। हुँ। और ये क्योंकि ये साइट कोलाबा के नज़दीक थी, हाँ। तो सी बहुत नज़दीक था, तो वहाँ से वाटर हार्वेस्ट भी हमने किया। अच्छा। तो इलेक्ट्रिसिटी विंड टरबाइन से विंड एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर वाटर, ये सब कर हमने जो बिल्डिंग का डिज़ाइन किया था, हुँ। वो बहुत बेस्ट था। हुँ। आप मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हो कि वो हाँ। बिल्डिंग कैसी थी, उसका हुँ। कैसा वाइब आता। हुँ। माशाल्लाह, वो तो रील बहुत वायरल हुई भी है। यस, यस। तो फैज़ू भाई, जैसा आज के टाइम में फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हो गई है बहुत, हर चीज़ के लिए ईज़ी है कि चैट जीपीटी आ गया, एआई आ गया, जो हर काम जो है सेकंड्स में कर ले रहा, ईज़ी कर ले रहा, हैसल फ्री कर ले रहा जिसको बोल सकते हैं अपन। तो आपको क्या लगता है एआई आपकी स्पेशली फ़ील्ड में डेंजरस है, कॉम्पिटिशन है? आपको क्या फ़ील होता है ये चीज़ को लेके? देखिए एआई तो एक देखा जाए तो एक बहुत डेंजरस टूल है, हाँ। अगर उसका मिसयूज़ किया गया तो। हाँ। और यूज़फुल भी टूल है, लेकिन उसके एक सर्टेन लिमिटेशंस है हुँ। कि एआई को आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ता, हाँ। उसको डिस्क्राइब करना पड़ता खुद हुँ। से ही आपको। जी। तो वो एक आपको इल्यूज़न,
एक प्रोडक्ट सामने पेश करता, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, वो नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि उसको फिजिकल स्टेट नहीं मालूम है जी आपके प्रोडक्ट की। एक रूम का डिजाइन है, फॉर एग्जांपल आप हम्म। प्रॉम्प्ट डाल दो कि मेरे को फला फला रूम चाहिए, वो आपको प्रोडक्ट बता देगा कि भाई ऐसा हो सकता, मगर ऐसा कैसा करना है वो नहीं बता सकता। तो यहाँ लिमिटेशंस आ जाती सर्टन। और एआई का बेसिकली जो यूज़ है, अगर आर्किटेक्ट्स ने या किसी ने भी यूज़ करना स्टार्ट करता किया वो, तो वो थोड़ा सा लेजी हो जाता, ओवर रिलाई हो जाता है एक्चुअली उसके ऊपर कि भाई एआई ये सब कर लो, अपनी को क्या करने की जरूरत। लेकिन प्रैक्टिकल जो चीज़ है, जो प्रैक्टिकल साइट है, वो एआई थोड़ी समझ सकता। उसको तो एक आर्किटेक्ट ही लगेगा जो प्रॉपरली उसको डायमेंशंस के साथ प्रॉपरली अलाइनमेंट करके आपको आउटपुट दे। नहीं, और जैसे आपने अभी स्टोरी बताए थे आपकी, कोई ऐसी चीज़ें जो इंस्टेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ ऐसी जगह पे कोई चीज़ हो गई, नहीं बन रहा, कुछ हुआ ऐसा, तो ये भी तो कोई एआई नहीं करके दे सकता है, मशीन लर्निंग नहीं कर सकती। यस यस यस, एक फिजिकल चीज़ के लिए एक आर्किटेक्ट की तो बहुत नीड है कि वो साइड पे रहे, कुछ प्रॉब्लम जो सही है उसको सॉल्व कर दे इंस्टेंटली। यस यस, ये तो करता ही है हाँ, ऑब्वियस। माशाल्लाह। तो फैजू भाई, मैं जितने लोगों से बात किया, जितने लोगों से लोगों से पूछा आपके बारे में पॉडकास्ट से पहले, उससे पहले भी, तो लोगों का एक स्टेटमेंट है आपको लेके, मूर्तिलान कीर्तिमान, जिसको नहीं समझता मराठी, कि जो आपके एक फिगर है, पर्सनैलिटी है, वो बड़ी है और इन रियलिटी आप छोटे हैं। ऐसा उसका है कि भाई दिखने में छोटे हैं और ऐसा काम बहुत बड़े करते हैं। और आपकी एज क्या है वैसे पहले बोल दो आप हमको। मेरी एज है 40 ईयर्स, 40 ईयर्स। 17 ईयर्स प्रैक्टिस में हो गए मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह। 2009 से है आप। जी। तो जब ऐसा इतना एक्सपीरियंस हो जाता है आपको, पर आप दिखते नहीं वो एज के, और आपको एक्सपीरियंस तो बहुत है, तो लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं ऐसा, जो आपको जानते नहीं ऑब्वियसली, कि जो फर्स्ट टॉक रहती है जिससे आप पहली बार मिलने जा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। अब जैसा मैं भी जब आया पहली बार, तो मैं यकीन नहीं करा कि आप 40 के होंगे, ना मेरे को अभी भी यकीन है कि आप 40 के होंगे। तो ऐसा कभी एनकाउंटर करे आपकी? जी, बहुत वक़्त हुआ है ऐसा मेरे साथ। हाँ काफ़ी प्रोजेक्ट्स में जब क्लाइंट्स दूर से आता आउट ऑफ हाँ स्टेट से, जो मुझे नहीं जानता, हाँ तो वो देख के पहले शॉक हो जाता। हाँ वो बोलता भाई हाँ ये बच्चा कैसा डिज़ाइन करेगा? हाँ फिर उसको जब बात करता वो मेरे से, हाँ जब उसको चीज़ें मालूम होती कि नहीं यार, वो जब क्रॉस टैली करता, जब वो कुछ डाइस मेरे तरफ फेंकता, हाँ, तो उसको लगता कि नहीं यार, हम्म, इसको तो नॉलेज मेरे से ज़्यादा है। चेक करता आप। चेक करते लोग, हाँ है। हाँ और आपको तो ये मालूम है कि काफ़ी लोगों के साथ जब आते कोइनों के साथ में, हाँ तो एक अंपायर रहता ही, हाँ एक जजर रहता ही साथ में भाई, हाँ बगैर उसके तो कोई आता नहीं। हाँ तो ये चीज़ें मेरे साथ बहुत वक़्त होती है, मगर हाँ, जब मेरा प्रोडक्ट निकल के आता है, हम्म, तो जो डिज़ाइन है ना, हम्म। वो मेरी पर्सनैलिटी को पूरा डिस्क्राइब कर रहा है। तो वही मूर्तिमान इन द सेंस आपकी जो स्पेशलिटी है, और आपका एक्सपीरियंस, लर्निंग और क्रिएटिविटी इतनी है कि वो आपके काम में दिख जाए। यस, यस, बिल्कुल। माशाल्लाह। तो फैजू भाई, ये जो अपन ने बात की है, ये हो गया कि आपकी एक एजुकेशनल जर्नी कहाँ से शुरू हुई, जैसा 18 प्लस के बाद जो एक डिग्री कॉलेज होता, जी, स्ट्रगल है, ये सब चीजें। और जो एक मेन हिस्सा है जिंदगी का कोई भी इंसान के, वो है चाइल्डहुड, बचपन। बचपने की स्टोरीज, बचपने के किस्से, और 100% जो इंसान आज है, इसका ऑपोजिट रहता बचपन में। जी, वो तो तो है। आपकी क्या पर्सनैलिटी थी बचपन में? आपके कुछ ऐसे स्टोरीज, आप स्टूडियस थे, थोड़े ऐसे नोटोरियस थे, नॉटी थे, क्या थे आप? मैं तो बचपन ही में बहुत शरारती था। हाँ इतना शरारती था कि हमारे वालिद साहब बोलते हाँ कि वालिद साहब गवर्नमेंट सर्वेंट थे, जी। तो क्वार्टर्स रहते थे, तो वहाँ हाँ कोई लोग मिलने आते थे। हम्म, तो एक साहब आए थे, हम्म, तो उनका नाम मैं भूल रहा एक्चुअली। हाँ वो आए थे तो हम खेलते-खेलते आ गए। हाँ तो अब कोई भी लेता पूछता बच्चों से क्या नाम है अपना? हाँ मेरे को जब ये, तो मैंने उनको एक स्लैप मार दिया। हाँ स्लैप मारे बाद वो सेक्रेटरी बन गए थे। हाँ ऐसा वालिद साहब सुनाते हमारे। हाँ, हम इतने शरारती थे, इतने नोटोरियस थे हम्म, कि एक वक़्त एक मैंने छोटे से गिलहरी के बच्चे को हम्म, रेस्क्यू किया था। हम्म, उसको थोड़ा मेरे पास रख के बड़ा हो गया था, बड़ा। हम्म, तो मैंने स्कूल को भी लेके चले गया था उसे। हम्म, मैं सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा अहमदनगर से। हम्म, 3rd तक मेरा वहाँ हुआ था एजुकेशन। हम्म, तो मैं वो लेके चले गया, वहाँ सिस्टर ऐना थे वहाँ पर हम्म, प्रिंसिपल, वो राउंड पे आते थे, उन्होंने देख लिए कि सब हम्म, बच्चे जमे हुए हैं, क्या है इनके पास, देखे तो स्क्वेरिल। हम्म, तो मेरे को पनिशमेंट भी मिला और फिर हम्म, मेरे सामने स्क्वेरिल को छोड़ दिए थे। हम्म, तो मैं बहुत डिप्रेस हो गया था कि मेरा पेट चले गया, इतना अच्छा था। हाँ लेकिन एक्चुअली वो एक उसका जो नेचर था, वो नेचर में चला गया था, वो सही था। मैंने रेस्क्यू किया था, वो गिरा हुआ मिला था तो मुझे। हाँ एनिमल से भी मेरे को लगाव था, हाँ है अभी भी। हाँ
और दूसरा फिर एक किस्सा ऐसा हुआ था कि मैं स्कूल को जाने के लिए बहुत मतलब बायकॉट करता था, स्कूल नहीं जाना है मुझे, अवॉइड ही करते थे। अवॉइड बहुत करता था। हाँ। तो मुझे वालिद साहब ये ज़बरदस्ती लेके ही आते थे, हुँ, तो एक किंडरगार्टन के मैडम की गोद में मुझे दे दिए, हेडमिस्ट्रेस। हुँ, तो मैंने उनको नोच दिया था फेस पर, हुँ, पूरे, बहुत एकदम हार्शली नोचा था। हाँ, तो उसके बाद से वो दिखे नहीं। हुँ, फिर ये मेरे वालिद साहब मुझे बोलते हाँ, कि ऐसे-ऐसे तुम बहुत नॉटी थे, हाँ, बहुत नॉटी थे, बैठते ही नहीं थे एक जगह, कुछ ना कुछ खटपटी चलते रहती थी, हाँ, लेकिन पढ़ाई से दूर भागता था, हाँ, ये था। हाँ, तो चाइल्डहुड मेरा अभी भी बहुत मैं मिस करता, बहुत हाँ, अच्छा था। हाँ, एक जो बेसिक सबका चाइल्डहुड रहता वो बोलते हैं ना, कहीं मैंने जगह सुने हुआ हूँ कि लौटा दे वो दिन जो हुँ, बचपन के गुजरे थे। हाँ, तो वाकई में एक लाइफ रहती वो, हुँ, जो लाइफ हर किसी ने एंजॉय करना चाहिए। हुँ, और गुजारिश यही है कि जो भी बच्चे हैं हुँ, उनको भी पेरेंट्स ने थोड़ा लूज छोड़कर हुँ, थोड़ा उनकी लाइफ उनको उनके हिसाब से जीना हुँ। देना चाहिए। और ये भी तब समझ में आता है जब आप बड़े हो जाते यस, ये क्या बड़े हो गए तो ही समझ में हैं। आता। छोटे में नहीं। आपका कोई लास्ट मैसेज है आपके फॉलोअर्स को, आपके व्यूअर्स को, ये पॉडकास्ट देखने वालों को? आप एक क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से, आपकी फील्ड से रिलेटेड, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, आपके फॉलोअर्स के लिए? मैं 2-3 चीज़ बोलना चाहूँगा। जी, उसमें से पहली चीज़ तो ये है जी। कि आपका पैशन क्या है, हुँ, आप इसको अंदर से निकालिए। हुँ, निकाल कर उसके ऊपर कॉन्संट्रेट करिए, हुँ, तो आपका गोल और आपको जो होना, हुँ, वो चीज़ आपको परफेक्टली मिलेंगी। दूसरी चीज़, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, हुँ, उसको कॉन्संट्रेशन से करिए, हुँ, सोलफुली करिए हुँ, और हेल्पफुली करिए। हुँ, ये एक इन शॉर्ट में एक लाइन बोलूँगा इसको, एक फ़िल्दी प्रोडक्ट के लिए मत करिए, जैसा सेल्फिशनेस है, हुँ, हुँ, फ़िल्दी फ़िल्दी प्रोसेस के लिए मत करिए, इसको हेल्दी प्रोसेस के लिए कीजिए, हुँ, कोई भी चीज़, तो हुँ। ये लास्टिंग रहेंगी। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, जैसा सेल्फिशनेस के लिए मत करो। एकदम रिजल्ट्स के लिए, इंस्टेंट रिजल्ट्स के लिए नहीं करना, लॉन्ग नहीं, टर्म के लिए करना। नहीं लॉन्ग टर्म के लिए करना है, कोई भी चीज़ हुँ, हमें करना है, हुँ, तो लॉन्ग टर्म के लिए करना है। बिल्कुल। और तीसरी चीज़ ये बोलूँगा मैं जी। कि सामने वाले को हुँ, कभी भी आप गिरा के मत देखो। बिल्कुल। अल्लाह ने उसको बनाया है, जी, तो उसके अंदर 100 नेमतें हैं, बिल्कुल, तो कभी भी गिरा के मत देखो। बिल्कुल। किसी को क्रिटिसाइज़ मत करो। हाँ। क्रिटिसाइज़ करने से पहले हुँ, 10 वक़्त अपने अंदर देख लो। हाँ, वो बोलते हैं ना कि अगर आप किसी पे उँगली उठाएँगे तो 4 उँगलियाँ आपकी तरफ। जी, बिल्कुल, ये जी। बात। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी को अगर आप क्रिटिसाइज़ करेंगे तो याद रखिए कि आप खुद भी वो उसके अंदर गिर जाते हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कभी भी कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका सपोर्ट कीजिए। जी, और कमेंट्स, ये चीज़ों के ऊपर मेरे को कोई समझने नहीं आता, हाँ। क्योंकि बैठने वाला तो बैठ के कर देता कमेंट्स। हाँ। लेकिन जब वो चीज़ करने वाले के हुँ, ऊपर क्या गुज़रती, हुँ, जो हालात और जो मौके पर जो रहकर कराता ये हाँ, चीज़, हाँ। हार्ड वर्किंग, हुँ, क्रिएटिविटी, हुँ, एम्पल ऑफ टाइम, हाँ, टाइम इज़ मनी है, तो बिल्कुल। टाइम इन्वेस्ट करता है, सब चीज़ें करके जो प्रोडक्ट आउटपुट करता है, हुँ, उसके ऊपर छोटी-सी टिप्पणी करने में सेकंड्स हुँ, लगते हैं, लेकिन बिल्कुल। काम करने में जो हुँ, ईयर्स और जो मंथ्स लगते, जी, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, वेरी और वही आपको स्ट्रॉन्ग बनाता। बिल्कुल। तो परसिवियरेंस होना चाहिए इंसान में। यस, यस, एग्ज़ैक्टली। हुँ, और पॉज़िटिव सोचना चाहिए। हुँ, नेगेटिव सोचने वालों को तो मैं ये नहीं समझता हूँ, 100 में से 10 भी रहे वो, हुँ, तो वो कोई काम के नहीं है। हुँ, तो सबसे यही गुज़ारिश है हुँ, कि एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। जी, चाहे वो छोटा बिज़नेस रहने दो या बड़ा हुँ, बिज़नेस रहने दो, हुँ, सबको सपोर्ट करना चाहिए हुँ, और सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए, बिल्कुल, बुरा सोचना नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, माशाल्लाह। So this was our podcast with architect Faizuddin bhai, Faizu sir. So if you like this podcast, this was a motivational, inspirational, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक हिडन जेम है हमारे औरंगाबाद के। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम कवर करना चाहते हैं, कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, आपका फेवरेट पार्ट कमेंट करिए, और फैज़ भाई और मेरे को दोनों को इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।